नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवा। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में विष्णुदेव साय सरकार ने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के 2 फैसलों को पलट दिया है। अब राज्य सरकार सीधे शराब कंपनियों से ही शराब की खरीदी करेगी और खरीदी का जिम्मा छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन को दिया गया है। अभी तक ये लाइसेंसियों के मदद से खरीदी जाती थी। साय सरकार कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से कैबिनेट के फैसलों को बताया। डिप्टी सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान बताया, माफी चाहूंगी, डिप्टी सीएम साव ने इस दौरान बताया कि कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उनमें विदेशी शराब खरीदना और स्टोर पर भी चर्चा की गई है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ विजन तैयार किया जा रहा है। विकसित भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसे हमने तय किया है कि 1 नवंबर 2024 को जारी करेंगे। इसके लिए एक अनुभवी कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया है, जिसमें अनेक बड़ी बड़ी योजनाओं का गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों के काम करने का अनुभव है। अनुभवी कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। सभी वर्ग के लोगों से इसमें सुझाव आमंत्रित किया जा रहा है और लगातार बैठकों के माध्यम से लोगों के सुझाव लेकर एक छत्तीसगढ़ राज्य विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने की जो योजना नीति आयोग ने, छत्तीसगढ़ नीति आयोग ने बनाई है, उसका भी प्रेजेंटेशन आज के कैबिनेट की बैठक में किया गया। जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट बैठक में कई सारे प्रस्ताव सामने आए, उनमें से कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वो अहम प्रस्ताव थे? जी रिया बिल्कुल। रिया, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट की लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें प्रमुख जो फैसले लिए गए कैबिनेट के, उसमें शराब मुद्दा था। शराब का मुद्दा इसलिए प्रमुख हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर शराब घोटाले का मामला चल रहा है, जो ईडी और सीबीआई उसको देख रही है और कई जांच एजेंसियां भी उसमें हस्तक्षेप करके उसकी जांच चल रही है। इसमें कई करोड़ रुपए का घोटाले की बात सामने निकल कर आई है। तो ऐसे में शराब मुद्दा जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा छत्तीसगढ़ में बन चुका है। इसको लेकर जो है विष्णुदेव साय सरकार अहम फैसले लिए गए। जो विदेशी मदिरा जो होती थी शराब, तो उसको जो पहले ठेकेदारी के माध्यम से खरीदा जाता था, जिससे पीने वाले के मनपसंद ब्रांड नहीं मिल पाता था और पैसे का भुगतान भी ज्यादा देना पड़ता था। तो उसको पारदर्शिता लाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया गया है कि अब सीधे सरकार से छत्तीसगढ़ बेस्ड कॉर्पोरेशन द्वारा शराब जो कंपनियों से डायरेक्ट जो है विदेशी मदिरा की खरीदारी करेगी, जिससे लोगों को, पीने वालों को मनपसंद ब्रांड मिल सकेगी। ठीक है, आप बने रहिएगा मनोज, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, साथ ही जसविंदर सिंह बग्गा हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है, अनिल जी और जसविंदर जी। सबसे पहले जसविंदर जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक यहां पर हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो 2 प्रस्ताव, एक जो शराब नीति से जुड़ा प्रस्ताव है, 2 पूर्ववर्ती सरकार के प्रस्ताव आपने पलटे हैं। जसविंदर जी। देखिए, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस समय विधानसभा चुनाव के लिए जनता के बीच में थी, हमारी पार्टी, हमने जनता से वादा किया था कि कांग्रेस ने जिस प्रकार 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को लूटने का एक नया तंत्र विकसित किया है, हम उस तंत्र को तोड़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकेंगे। मोदी जी का मूल मंत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उस भ्रष्टाचार को रोकने की मुहिम के अंतर्गत शराब नीति में ऐतिहासिक परिवर्तन कल कैबिनेट ने किया है। और परिवर्तन क्या था? परिवर्तन यही है कि जो विदेशी मदिरा
जिसे खरीदने के लिए कांग्रेस की सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने एक पूरा दलालों का तंत्र विकसित कर दिया था, जिनके माध्यम से खरीदी होती थी और फिर वो सरकारी दुकानों में जाके बिकती थी। उस तंत्र को तोड़ने का काम इस सरकार ने क्या किया है, विदेशी मदिरा को खरीदने का काम सीधा सरकारी छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से होगा और बीच की दलाली का पूरा तंत्र तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। हमने अपने संकल्प की पूर्ति की है। छत्तीसगढ़ वासियों को हमने जिस प्रकार भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए जो वादा किया था, उस वादे की एक कड़ी है ये। दूसरा विषय जो आप बोल रही थी, विकास प्राधिकरण का बहुत बड़ा विषय है। किस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो 5 विकास प्राधिकरण चलते थे, डॉक्टर रमन सिंह ने इस प्रकार छत्तीसगढ़ को बस्तर विकास प्राधिकरण क्यों बना था कि बस्तर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र, और अलग अलग माध्यमों से जब हम विकास की योजनाएं लेके जाते थे तो बस्तर के लिए कम पड़ती थी, क्योंकि बाकी योजनाएं कहीं न कहीं छोटे क्षेत्रों में अप्रभावी रूप से दिखती थी। इसलिए विकास प्राधिकरण की एक संकल्पना लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई थी कि इसके माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों का भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से समुन्नत प्रयास करते हुए उसे विकास की धारा में जोड़ सके। बिल्कुल, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फैसले पलटे गए हैं वो जनता के लिए हैं और इससे छत्तीसगढ़ के विकास को और गति मिलेगी। एक बार अनिल जी की क्या राय है वो भी पूछ लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगी है, खासकर अगर बात करूं भूपेश बघेल की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, 2 फैसलों को यहां पर पलटा गया, किस तरह से देखते हैं? अनिल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे बहुत क्लियर आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? जी जी जी। हेलो जी जी अनिल जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? बड़ी हास्यास्पद बात है, जिन प्राधिकरणों का गठन कांग्रेस ने किया उन प्राधिकरणों को फिर से रद्द करके फिर से एक बार गठन कर दिया गया, तो उसमें क्या नीति पलट दी गई? दूसरी बात, शराब नीति रमन सरकार लेकर आई थी। जब रमन सरकार ने ठेका पद्धति को खत्म करके शासकीकरण किया दुकानों का कि सरकार शराब बेचेगी, उस शराब नीति को कांग्रेस ने छुआ भी नहीं। उसी नीति पर कांग्रेस की सरकार ने काम किया भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, और वही सारे काम हुए, वही सारी नीति अडॉप्ट की गई जो रमन सरकार ने बनाई थी। तो इनडायरेक्ट में जसविंदर बग्गा जी वो तंत्र, जिस तंत्र की बात कर रहे हैं, वो रमन सरकार ने तैयार किया होगा, हमारी सरकार ने कोई तंत्र तैयार नहीं किया। दूसरी बात ये है कि ये शराब घोटाले की बात बार बार करते हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार है, किसी नेता पर कोई भी अभी तक ये लोग कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए, सिद्ध करना छोड़ दीजिए, चार्जशीट पेश नहीं कर पाए। और शराब नीति इन्होंने बनाई, इन्होंने चंद लोगों को लाभ देने का काम केंद्र में भी किया, यहाँ भी किया। ये तो केंद्र में भी जो पॉलिसीज बनाते हैं, कैसे 2-3 लोगों को धनिक बना दें, कैसे गरीब को और गरीब बना दें, ये सारा देश जानता है। किस तरह से पीएम केयर्स फंड में मोदी जी ने लूट की और उसके बाद उसको सूचना देने के लिए उसमें तैयार नहीं है, सूचना के अधिकार में। वो कहते हैं कि साहब ये सामुदायिक क्षेत्र नहीं है। आप टीवी पे प्रधानमंत्री की तरह अपील करते हैं और उसके बाद आप मना करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बेसिक अंतर यही है, ये खुद नीति बनाते हैं, ये खुद षड्यंत्र करते हैं और अपनी ही सरकार में घोटाला हुआ है ना, शराब घोटाला हुआ है, वो किसी से छिपा नहीं है। कौन सा घोटाला हुआ है बताइए आप मुझे, क्या छिपा हुआ नहीं है? शराब घोटाला अगर हुआ है तो रमन सरकार में हुआ है। हमने उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करके चुपचाप शराब की जो पद्धति चल रही थी उसी पद्धति से ही पूरी शराब की बिक्री, ठीक है, इस पे मैं जवाब दे देती हूं, बग्गा जी जवाब दीजिए। वही सिस्टम से चला। कह रहे हैं रमन सरकार की सरकार में जो नीति बनी थी उसी को आगे बढ़ाया गया, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, और फिर किस तरह से आखिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है? ठीक है, बग्गा जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। अनिल जी आप बने रहिएगा, जसविंदर जी आप भी बने रहिएगा, आगे भी आप लोगों से जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बता दें कि कैबिनेट बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल को सम्मानित किया गया। साथ ही अग्रवाल को सांसद होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसदों में शामिल है। इस बार उन्होंने रिकॉर्ड मतों से विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतकर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता साबित की है। तभी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आप लोगों के साथ मेरा हमेशा अटूट रिश्ता रहेगा। खबर
खबर रायपुर से है, जहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि एक दिन पहले ही बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। वहीं आज कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं, आप सभी का प्यार और दुलार मिलता रहेगा। और उन्होंने आगे कहा कि मैं संसद में जनहित के मुद्दों को उठाता रहूंगा। जनता का मेरे ऊपर एहसान है। किसी एक व्यक्ति को 8 बार और बिना गैप के लगातार विधायक बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब विधायक पद से विदाई की तो इतिहास बनकर की, लोकसभा में भेजा तो इतिहास बनाया। देखिए उनका तो मेरे ऊपर जितना बड़ा एहसान है, ऋण है, किसी एक व्यक्ति को 8 बार और बिना गैप के लगातार, और जब विधायक पद से विदाई की तो इतिहास बना के विदाई की। तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद छोड़ दिया है। सीएम विष्णुदेव साय को इस दौरान उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, क्योंकि अब वो केंद्र की राजनीति में और सक्रिय होंगे और उन्होंने विधायकी जो है यहां पर छोड़ दी है, साथ ही कैबिनेट मंत्री का पद भी छोड़ दिया है। हमारे साथ लगातार कांग्रेस से प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान बने हुए हैं, साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता जसविंदर सिंह बग्गा हमारे साथ बने हुए हैं। जसविंदर जी, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, काफी लंबा राजनीतिक इतिहास उनका, 8 बार विधायक रहे वो भी लगातार, और अब केंद्र की राजनीति में अब जगह बना ली है। जी, निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी का जो राजनीतिक अनुभव क्षेत्र है काफी विस्तृत है। मुझे लगता है कि लगभग 35 वर्ष तक वे लगातार विधायक रहे हैं और संसदीय कार्य पद्धति का जितना वृहद जानकारी जितनी उनके पास है, जितना अनुभव उनके पास है, ऐसे विरले ही राजनेताओं के पास होते हैं। उनके इस अनुभव को देखते हुए, उनके कार्यशैली को, कार्य पद्धति को देखते हुए और जनता की भी स्वीकार्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें सांसद के रूप में लड़ाया और अब दिल्ली की टीम में माननीय मोदी जी के साथ उन्हें जोड़ने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में रहते हुए अपने अनुभवों से, अपनी कार्य पद्धति से लोगों का दिल जीता है, और दिल्ली में राजनीति करते हुए, पूरे देश के लिए कार्य करते हुए एक बार फिर से सबका दिल जीतने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव बग्गा जी संपन्न हो चुके हैं, अब निगाहें सभी की उपचुनाव में है, क्योंकि यहाँ पर भी एक मंत्री पद खाली हुआ है, साथ ही विधायकी से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उपचुनाव पर अब सभी की निगाहें। अगर बीजेपी की बात करें, किस तरह से तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन कार्य करने वाली पार्टी है। हमें चुनाव को हम एक पड़ाव मान के कार्य करते हैं। हम तो दिन भर कार्य करने वाले लोग हैं। लगातार बूथों में हमारी सक्रियता बढ़ी हुई है। शक्ति के स्तर पे हम काम करते हैं। ऊपर मंडल होता है, जिला होता है, प्रदेश होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य में लगा रहता है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहती है। उपचुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता उस समय फिर से चुनाव लड़ेगा और हम फिर से जीत के आएंगे और ज्यादा बहुमत के साथ जीत के आएंगे, विश्वास रखिए। यानी कांग्रेस की किस तरह से तैयारियां है, ये भी एक बार जान लेते हैं। अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से अगर बात करें, लोकसभा चुनाव अब निपट चुका है, अब सभी की निगाहें उपचुनाव पर। कांग्रेस की बात करें तो किस तरह से तैयारियां, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 से बेहतर रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ खास कमाल कांग्रेस नहीं दिखा पाई। देखिए रिया जी, चुनाव हारना और जीतना अपनी जगह है। कांग्रेस अपने मूल्यों के साथ चुनाव लड़ेगी। ना हम मंगलसूत्र की बात करेंगे, ना हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। हम विकास पर, संविधान पर चुनाव लड़ेंगे और जो हमारा आदर्श, एक आदर्श व्यवहार रहा है, उसके तहत पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम जो रायपुर राजधानी में आरंग में अभी मॉब लिंचिंग हुई है, इस तरह की घटनाएं, जो आरंग में जो सतनाम समा बलौदा बाजार में जो सतनामी समाज का सामाजिक आंदोलन हुआ और उसको जो स्वरूप भाजपा की संवेदनहीनता के कारण अंतिम में देखने को मिला, ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ दीजिए। अब देखिए, जसविंदर बग्गा जी बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि के बीच जा रहा है। बग्गा जी, एक सेकंड आओगे आपके पास, अनिल जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ कर राजनीति करना इनका एक पहला ढर्रा है। दूसरी बात देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस दिन विधायक पद से इस्तीफा दिया, मैंने आपके चैनल पर भी ये बात कही थी
कि वो जब तक विधायक बनना अपेक्षित ना हो मंत्री पद पर नहीं बने रह सकते, क्योंकि वो विधायक का ही पद छोड़ रहे हैं, इसलिए गैर संवैधानिक है। सारे भाजपा के प्रवक्ता लड़ते रहे, अंत में देखिए बृजमोहन जी पर दबाव आया और उन्होंने 1 दिन 2 दिन के अंदर ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बृजमोहन जी को दरकिनार जो किया गया, ये नौसिखियों की सरकार है। पहली बार के विधायक दोनों डिप्टी सीएम है। एक डिप्टी सीएम बलौदा बाजार के कलेक्टर एसपी कार्यालय जलने पे विरोधाभासी बयान देता है, दूसरा दूसरी तरह का बयान देता है। ये नौसिखियों की सरकार है। पूरी तरह से कलेक्टर एसपी की कुर्सियों की बोली लग रही है, थाने नीलाम हो रहे हैं, तहसील नीलाम हो रही है। यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जैसे एक अनुभवी मंत्री का होना जरूरी था, जो भाजपा की अंतर्गला का शिकार हो गया। और रहा सवाल दिल्ली में आवाज बुलंद करने का, तो आप 10 सालों का कार्यकाल सोचकर मुझे बता दीजिए, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि क्या कोई सांसद वहां मुखर हो पाया? शाह और मोदी की जोड़ी के सामने क्या वहां सांसदों का दमन नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ का उदाहरण आप देख लीजिए, लाखों ट्रेनें रद्द हो गई, यहाँ बारदाने का संकट आया, जीएसटी का दिक्कत हुआ, यहाँ राज्य के पैसे की दिक्कत हुई, कोई सांसद आवाज नहीं उठा पाया सिवाय कांग्रेस के सांसदों के। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इसी तरह की छद्म राजनीति का है। ये खुद शराब नीति बनाएंगे, हम पर आरोप लगाएंगे, उसी को सुधारेंगे, उसी को बनाएंगे। ये भाजपा का जो प्रेजेंटेशन है जनता के सामने, हमेशा भ्रमित करने वाला है। ये असलियत की, सच की राजनीति, अहिंसा की राजनीति, प्रेम की राजनीति, संविधान के मूल्यों और लोकतंत्र के मूल्यों की राजनीति कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी अनिल जी, जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, पहले बीते दिनों उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, उसके बाद अब मंत्री पद भी उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि अब केंद्र की राजनीति में किस तरह से छत्तीसगढ़ के मुद्दे वो उठाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लगातार बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में किसको बढ़त यहां पर मिलती है, उस पर सभी की निगाहें। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जसविंदर सिंह बग्गा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार एसडीजी डायरेक्टरेट प्रोग्राम रिपोर्ट और 2023 और साथ ही एसडीजी स्टेट प्रोग्राम रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। इस दौरान विकास लक्ष्य को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई। एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिपोर्ट में प्रथम आने वाले 3 जिले, जिसमें धमतरी, कांकेर और खैरागढ़ शामिल हैं, जिसको सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार संकल्पित है और बीते साल की तुलना में फ्रंट रनर श्रेणी में जिलों की संख्या 22 से बढ़कर 27 हुई है। राज्य के कंपोजिट स्कोर की बात करें तो 68 से बढ़कर ये 69 हो गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य फ्रंट रनर की श्रेणी में बांट दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 निःशुल्क एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भावना समाज सेवी संस्था द्वारा संचालित इन एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जिससे क्षेत्र की जरूरतमंद मरीजों को 24 घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम और केदार कश्यप और विधायक पुरंदर मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि विधायक भावना बोहरा की पहल से एक और वादा पूरा हो रहा है। इस निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा से पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के इंदौरी, पंडरिया और दुल्लापुर और कुंडा जैसे क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सेवा आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत मदद पहुंचाने में सहायक साबित होंगी और ऐसी जनहितकारी पहलों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे जरूर आना चाहिए। खबर रायपुर से है, जहां निवेशकों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर मंत्रालय में निवेश करने में रुचि दिखाई है। इन निवेशकों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आईटी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी टेलीपरफॉर्मेंस शामिल है। इस दौरान इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जशपुर में ग्रीन फील्ड सोलर प्लांट की स्थापना और नवा रायपुर अटल नगर में
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को स्थापित करने में रुचि दिखाई है। कंपनी की योजना जजपुर में 400 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करने की है। इसी तरह टेली परफॉर्मेंस ने नवा रायपुर अटल नगर में 500 सीटर क्षमता का बीपीओ स्थापित करने में रुचि दिखाई है। सीएम विष्णुदेव साय ने निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा कि कंपनियों की जरूरत के मुताबिक छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी स्किल बढ़ाई जाए और उन्हें स्थापित की जाने वाली इकाइयों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस में मॉब लिंचिंग का सड़क पर उतर का विरोध किया गया। इस दौरान आरंग थाने का घेराव कर मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर भयंकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। तभी उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लाचार हो गई है। गुनहगार बेखौफ घूम रहे हैं, जिसके बाद पूर्व विधायक ने पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि 3 लोगों की हत्या हो गई है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। साथ ही कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अब पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, पूरी चीजों को देखेंगे तो ये हत्या की गई है 3 लोगों की, और आज इतने दिन हो गए पुलिस के द्वारा जांच की बात शुरू की जा रही है। अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। कुछ लोगों को पकड़ा गया था उसी दिन, लेकिन फिर भी उनको किस आधार पर छोड़ दिया गया, किस आधार पर पकड़ा था और किस पॉलिटिकल अप्रोच के कारण रायपुर के किन नेताओं का फोन आया जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, उनके फोन के बाद में छोड़ दिया। ये जो पुल से उन लोगों की 2 लोगों की डेथ तो वहीं हो गई, फिर कल एक जन की मृत्यु हुई है। वो लोग गिराया गया, उनके साथ मारपीट की गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या मल्टीपल चीज़ें लिखी है। तो ये पूरा संदिग्ध मामला है और इसकी जांच करके तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोगों ने की है कि जल्द से जल्द इसकी जांच करके जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।